नमस्कार साथियों, जीनियस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत बात कर रहे थे, ठीक, इसमें हमने हिंदी की पृष्ठभूमियों यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर ली थी। हिंदी का जन्म किस तरह से हुआ, किस भाषा से हिंदी का विकास हुआ, हिंदी का क्षेत्र क्या है, हिंदी की कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन सी बोलियां हैं, उन सारी चीजों पर हमने बात कर ली थी। आज की वीडियो में हम जो हमारा मूल टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास। हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास, ठीक, यानी हिंदी का हमारे संविधान में यानी भारतीय संविधान में हिंदी का संवैधानिक विकास कहाँ पर है, क्या है हिंदी के बारे में भारतीय संविधान में वर्णन है तो कहाँ पर है, उन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखें, थोड़ी सी कहानी, इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा कहानी जान लें। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जिस तरह से अन्य राज्य थे, जैसे अन्य राज्य थे उन्होंने किसी एक भाषा को मान्यता रखी थी। जैसे ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इंग्लिश को मान्यता है, फ्रांस में देखा जाए तो फ्रेंच भाषा को मान्यता है, जर्मनी में देखा जाए तो जर्मन भाषा को मान्यता है। इसी तरह से संविधान सभा के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या हम हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करें अथवा न करें। ठीक, और इस पर काफी बहस हुई और ये कुछ लोग या कुछ संविधान सभा के जो सदस्य थे वो चाहने लगे या वो वकालत करने लगे कि जो हिंदी है वो आपकी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जितने भी अहिंदी भाषी राज्य यानी ऐसे राज्य जिनमें हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी, उन राज्यों ने इस बात का विरोध किया। ठीक, और आपको जानकारी हो कि इस बात का जब हिंदी भाषी राज्यों ने जब विरोध किया तो ये मामला संविधान सभा के समक्ष बहस का मुद्दा बन गया। ठीक, संविधान सभा में इस बात को लेकर बहुत सारी बहस हुई और अंततः दो व्यक्तियों को इसके लिए नियुक्त किया और वो व्यक्ति हैं, एक हैं के एम मुंशी और दूसरे व्यक्ति हैं अयंगर। आप देखेंगे ये हिंदी भाषी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जबकि ये दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी दक्षिण भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें, इन दोनों ने मिलकर एक फॉर्मूला दिया जिसको हम कहते हैं मुंशी अयंगर फॉर्मूला। मुंशी अयंगर फॉर्मूला, ठीक, और इन्होंने यह फॉर्मूला संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और आप देखेंगे कि इनके फॉर्मूले पर अंततः संविधान सभा में सहमति व्याप्त हो गई, यानी संविधान सभा में क्या बनी, सहमति बनी। तो मुंशी अयंगर फॉर्मूला दिया और इस पर संविधान सभा में क्या बनी, सहमति बनी। संविधान सभा में सहमति बनी और अंततः आप देखेंगे कि 14 सितंबर 1949 को आप देखेंगे कि जो हिंदी भाषा थी, हिंदी भाषा जो थी, इसको राज्य भाषा, किसके रूप में, राज्य भाषा के रूप में, या फिर राज्य नहीं कहेंगे, राजभाषा, सॉरी,
हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, मान्यता दी गई। ठीक, और आप देखेंगे कि इसकी सहमति के बाद संविधान के भाग 17 में, भाग 17 में, ठीक है, संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक, आर्टिकल संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक राजभाषा आयोग, 343 से लेके 351 तक राजभाषा आयोग के गठन, संचालन एवं अन्य भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, अन्य भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, मान्यता प्रदान की गई। क्लियर? ठीक, ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ठीक, आप देखेंगे कि जो संविधान का भाग 17 है, संविधान का भाग 17, इसमें जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक, जो भाषाएं हैं, तो आप देखेंगे कि मूल संविधान में ऐसी कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। यानी मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, परंतु वर्तमान कंडीशन अगर आप देखेंगे, वर्तमान की कंडीशन अगर आप देखेंगे संविधान में, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को, या 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, संवैधानिक मान्यता। ठीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, अब जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई तो उनको भी देख लेते हैं यहीं पर, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपसे बन जाते हैं। ध्यान रखना, ये संवैधानिक विकास दिखा रहा हूं हिंदी का। क्लियर? कहां से क्या हुआ, किस तरह की चीजें हुई। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो संविधान में जोड़ी जाने वाली भाषा थी वो थी कौन सी? सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। और इस भाषा को अगर आप देखेंगे तो जो मान्यता मिली सिंधी भाषा को, संवैधानिक मान्यता अगर मिली तो वो मिली 1967, 1967, 1967 में। ठीक है, और 1967 में सबसे पहली जोड़ी जाने वाली जो भाषा थी, ठीक, संविधान के भाग 17 में, वो थी कौन सी? सिंधी।
और यहां से प्रश्न और बन जाता है, तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो वो था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो वो इनका ऐतिहासिक क्रम जानना इतना आवश्यक नहीं, केवल इतना ध्यान रखो। तो सबसे पहले जो भाषा जुड़ी वो कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा। क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे आप तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके बाद अगला चरण में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 3 भाषाओं को। सबसे पहले नेपाली, सबसे पहले नहीं, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर यानी अगली जो भाषाएं जुड़ी वो 3 भाषाएं जुड़ी। कौन कौन सी जुड़ी, तो नेपाली, कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी और मणिपुरी। और कौन सी, मणिपुरी। ठीक है, ये 3 भाषाएं संविधान में यह संवैधानिक मान्यता इन 3 भाषाओं को दी गई। आप देखेंगे कि ये जो 3 भाषा हैं वो 71वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 1993 में, ठीक है, तो वो है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, या मणिपुरी, इसको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसके बाद फिर से 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली, यानी बोडो जोड़ी गई, डोंगरी जोड़ी गई, संथाली जोड़ी गई, और आप देखेंगे मैथिली। और कौन सी भाषा जोड़ी गई, मैथिली भाषा, मैथिली। इस भाषा को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो 4 भाषाएं जो जोड़ी गई, इनका क्रम आप देखेंगे बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। और ये जो भाषाएं हैं वो जोड़ी गई 92वें संविधान यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। किसके माध्यम से, 2003 के माध्यम से। और इस तरह से आप देखेंगे वर्तमान में कुल मिलाकर कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता है, तो 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता है। ठीक, 4, 3, 7 और 1, 8, 14 पहले थी, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। और इस तरह से वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो कितनी है, 22 भाषा है। इन 22 भाषाओं को क्या दिया गया, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। कोई समस्या यहां तक। ठीक, अब इसकी थोड़ा सा इसका जो ऐतिहासिक क्रम है यानी संवैधानिक क्रम है उस पर बात कर लेते हैं। तो संविधान मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आर्टिकल कहां से कहां तक है, 343 से लेकर 351 तक। तो इसमें कुछ आर्टिकलों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो लिखें, हिंदी भाषा या भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहां से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, तो वो सीधे सीधे यहीं पे लिख लें। पॉलिटी में इसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल लिखें, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 किसके बारे में है, तो वहीं पे लिखें देश की या ऐसे लिखो हिंदी को, ऐसे लिखो हिंदी को, जो आर्टिकल 343 है वो हिंदी को राजभाषा घोषित करता है, राजभाषा घोषित करता है। यानी आर्टिकल 343 हिंदी को कौन सी भाषा घोषित करता है, राजभाषा। तो आपसे प्रश्न करेगा कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, यह किस आर्टिकल में वर्णित है, 343। ध्यान रखना, इसमें भाषा की भी बात करता है और एक और कहता है कि इसकी जो लिपि होगी, यानी इस हिंदी भाषा की जो लिपि होगी वो कौन सी होगी, देवनागरी होगी, देवनागरी। ठीक है, तो लिपि होगी वो कौन सी होगी, देवनागरी। तो आर्टिकल 343। ठीक, अगला देखेंगे, अगला है आर्टिकल 344। इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे आर्टिकल 344। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे प्रश्न नोट कर ले। आर्टिकल 344 वो क्या कहता है
कि राजभाषा के विकास के लिए, राजभाषा के विकास हेतु, विकास के लिए, ठीक, एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और इसका जो गठन करेंगे वो किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। यानी एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। और इस राजभाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, राजभाषा का विकास। क्या करना, राजभाषा के विकास के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चर्चा करना और सरकार को सुझाव प्रदान करना। ये किसका महत्वपूर्ण कार्य होगा, राजभाषा आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होगा। कोई समस्या? हाँ भाई, आप देखेंगे इसी बात या इसी आर्टिकल के तहत 7 जून 1955 सरकार ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। प्रथम राजभाषा आयोग का क्या किया, आयोग का गठन किया और जिसके अध्यक्ष बनाए गए, प्रथम अध्यक्ष या जो, क्योंकि पहली बार है तो इसके अध्यक्ष बनाए गए बीजी खैर। बीजी खैर अध्यक्ष थे इसके, कौन, बीजी खैर। तो ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष भी पूछे तो वो कौन है, बीजी खैर। और पहले राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, 7 जून 1955। क्लियर हुआ? जिसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, बीजी खैर। अच्छा, इससे पहले मैं एक पॉइंट लिखा चुका हूं आपको। हाँ देखो, ध्यान रखना, समझो, एक पॉइंट और समझ लो, थोड़ा छूट गया पीछे, समझ लो। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को ही राजभाषा का मान्यता मिली, राजभाषा का दर्जा मिला। तो इसीलिए 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हुआ? तो वो वहीं पर नोट कर लेना, छूट गया था पहले। क्लियर यहां तक? कोई समस्या किसी को? बाला साहेब गंगाधर खैर लिख लो, बाला साहेब गंगाधर खैर, गंगाधर खैर, बाला साहेब गंगाधर खैर। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ठीक। और जो कब गठन किया गया, 7 जून 1955, 7 जून 1955 को। क्लियर हुआ? अब इस अध्यक्ष जो संगठन है, या फिर आप कह सकते हैं कि राजभाषा आयोग है, आयोग की संरचना देख लेते हैं थोड़ी सी। आयोग की संरचना, तो पहला लिखो, गठन किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। गठन किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कब? तो लिखें प्रत्येक, कब? तो लिखें प्रत्येक 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर। यानी जो आयोग है उसका गठन राष्ट्रपति द्वारा, और कब? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर इसका गठन किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और इसमें राजभाषा आयोग में जो सदस्य होंगे, सदस्य होंगे, तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो अध्यक्ष होगा, एक कौन होगा, अध्यक्ष। तो कुल सदस्य अगर हम बात करें, कुल सदस्य यहीं पे लिख लेना, 1 + 22 बराबर कितने, 23। 1 + 22 बराबर 23। तो एक कौन होगा, अध्यक्ष, और 22 कौन होंगे, सदस्य। 22 कौन होंगे, सदस्य, जो
22 भाषाओं के कौन होंगे? भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे। के कौन होंगे? प्रतिनिधि होंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी 22 सदस्य होंगे, जो संविधान में 22 भाषाएं उनके प्रतिनिधि होंगे, और एक कौन होगा? अध्यक्ष होगा। और इस तरह से कुल मिलाकर जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 30 सदस्य होंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ भाई। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई। बाकी इसके कार्य, तो कार्य क्या लिखेंगे? राजभाषा एवं संविधान में वर्णित अन्य भाषाओं का क्या करना? संविधान में वर्णित अन्य भाषाओं का विकास करना। विकास करना। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो यही है कि राजभाषा और संविधान में वर्णित जो भी अन्य भाषा है उनका क्या करना? विकास करना। क्लियर हुआ? ठीक, इससे ज्यादा कोई प्रश्न इसमें नहीं बना है। हेडिंग डालें, विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक, विश्व हिंदी सम्मेलन। तो लिखें आयोजन, यानी जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन लिख लें तो प्रत्येक 10 जनवरी को लिखें। प्रत्येक 10 जनवरी को। ठीक है, आयोजन प्रत्येक 10 जनवरी को। शुरुआत इसकी अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत के बारे में अगर हम बात करें तो लिखें 1975 में, 1975 से 1975 से पीएम देखेंगे तो कौन है यहां पर? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा। ठीक है, शुरुआत 1975 से पीएम इंदिरा गांधी जी द्वारा। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन, या आप लिखेंगे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया होगा? हाँ भाई बताओ। 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, यानी कब मनाया गया होगा? 10 जनवरी 1975 को। क्लियर होना है? और कहां पर? तो वहीं पे लिख लो, आगे लिख लो नागपुर में। कहां पर मनाया गया? पहला नागपुर। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहां पर मनाया गया? नागपुर में। उद्देश्य क्या था इसको मनाने का वो लिख लो। उद्देश्य, उद्देश्य लिख लो हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि हिंदी को वैश्विक स्तर पर भी पहचाना जाए। तो पहचान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। क्लियर हो गया? ठीक, ठीक, ये 2 पॉइंट लिख लो। देखें, प्रथम
भारतीय दूतावास, प्रथम भारतीय दूतावास जहां पर प्रथम भारतीय दूतावास जहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया, सम्मेलन मनाया गया, तो वो है नॉर्वे। कहां पर? नॉर्वे में। ठीक है, तो वो कहां पर मनाया गया है? नॉर्वे में। बाकी का कल, आज इतना ही।